नमस्कार। मैं गौरव सिन्हा बोल रहा हूँ। आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड ऑन नोएडा सघन IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं बात करूँगा बेसिकली कि कैसे टेक जाइंट्स, यूएस टेक जाइंट्स स्पेशली, आर डिस्ट्रॉइंग इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। इस देश में कैसे इनकी वजह से एक लाइवलीहुड क्राइसिस आ गया, जीविका पे उनके एक प्रॉब्लम आ गई है। किसके? 32 करोड़ लोगों के लगभग। कि इस देश में जॉब क्राइसिस जो है, जैसे हम सुनते हैं कि अभी सुन रहे थे कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने एक रेलवे के छोटे से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, जिसमें 30,000 वैकेंसीज थी करीब करीब। तो इस जॉब क्राइसिस का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है। मैं ये बताऊंगा कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि इंडियन रिटेल इंडस्ट्री जो है बेसिकली, इंडियन रिटेल इंडस्ट्री मतलब जैसे ब्रिक एंड मोटार, हम शॉप्स, छोटी मोटी शॉप्स, दुकानें की बात कर रहे हैं। वो इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी $600 billion एंड वन ऑफ द 5 रिटेल मार्केट इन द वर्ल्ड बाय द इकोनॉमी वैल्यू। ये डाटा अवेलेबल है और ये एक तरह से हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री इन द इंडिया। और इंडियन रिटेल इंडस्ट्री करीब करीब 8.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है। मतलब करीब करीब 32 से, अगर 4 लोग भी समझ लीजिए, 32 से 35 करोड़ लोगों को का जो भरण पोषण करती है ये रिटेल इंडस्ट्री करती है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली की क्या बात कर रहा हूँ इस कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि जैसे शॉप है या ब्रिक एंड मोटार है, तो उसके साथ एसोसिएटेड सर्विसेज की भी बात कर रहा हूँ। एसोसिएटेड सर्विसेज लाइक कि कोई शॉप है जैसे, तो उसके साथ कोई एसोसिएटेड होंगी, जैसे कोई उसके साथ लॉयर लगा होगा, CA लगा होगा, या वहाँ के अगल बगल की चाय की दुकानें या छोटी दुकानें जो उनको कैटर कर रही हैं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये डाटा CIA8 का है, कैट। सो अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री मैंने पहले बताया। और डेफिनेटली हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल इकोनॉमीज है। और डेफिनेटली उनका सर्विस क्लास और डिफरेंट डिफरेंट क्लास का कंट्रीब्यूशन भी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली की लाजपत नगर है, वो एक स्मॉल इकोनॉमी है। लखनऊ की हजरतगंज है, वो एक स्मॉल इकोनॉमी है। जयपुर की कोई मार्केट है, या भोपाल की हबीबगंज मार्केट है। ऐसे ही रांची की स्मॉल कोई मार्केट है। वो सब मार्केट, ये सब स्मॉल स्मॉल मार्केट मिलके, कंबाइंड इकोनॉमी मिलके एक इंडियन इकोनॉमी बनाती है। प्लस सर्विस क्लास एंड डिफरेंट और भी अगर क्लासेस जोड़ दिया जाए तो एक इंडियन इकोनॉमी मिलती है। बट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आई एम टेलिंग इट्स 8.5 करोड़ पीपल को एम्प्लॉय करती है। मतलब करीब 32 से 35 करोड़ लोगों को खाना यही इंडस्ट्री खिलाती है। अब जो इस समय क्राइसिस में, अब मैं ई कॉमर्स जाइंट्स की बात करूंगा। ई कॉमर्स जाइंट्स क्या है? लाइक स्पेशली मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, और भी इसमें प्लेयर्स हैं, बट जो इंडिया में रूल करती हैं अमेजन फ्लिपकार्ट है। बेसिकली होता क्या है, बाकी प्लेयर इतने ज़्यादा उनके शेयर नहीं है ई कॉमर्स में, बट जो अमेजन फ्लिपकार्ट का वो डेफिनेटली मोर देन 90 कंबाइन होकर 90% से ऊपर होगा। वट दे आर कॉर्पोरेट बेहेमोथ ऑफ USA एंड ऑपरेशन इन इंडिया। अमेजन, ये सबको पता है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, अब इन पे आते हैं। ये अमेजन, इट्स मोर देन $1 ट्रिलियन कंपनी। फ्लिपकार्ट इज बैक्ड बाई द वॉलमार्ट, वो भी, उसकी भी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। आई थिंक मोर देन $500 बिलियन होगा। तो दे आर इन डीप पॉकेट प्लेयर्स है, पहली चीज। और यहाँ पे इंडिया में इनका मेन मोटो, पहली बात याद रखिएगा, मेन मोटो इनका कोई भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। आज के समय बिल्कुल नहीं, अगले 10 साल भी नहीं है, ये फॉर श्योर है। क्यों? दे आर कॉम्पिटिटिंग ईच अदर। अमेजन और फ्लिपकार्ट सिर्फ यहाँ आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। और फ्लिपकार्ट
को एक्वायर जो वॉलमार्ट ने किया था सिर्फ इसलिए एक्वायर किया था ताकि अमेजन को टक्कर दे सके। बेसिकली अमेजन ने पहले वॉलमार्ट दुनिया की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। अमेजन ने यूएस में वॉलमार्ट को बहुत झटका दिया और नंबर 1 अब नहीं रह गई है। तो वॉलमार्ट ने भी डिसाइड किया कि वो अमेजन को टक्कर देगी आउटसाइड यूएस से भी, इसलिए उसने फ्लिपकार्ट एक्वायर किया इंडिया से। it was, if you remember, it's more than $18 billion acquisition outside US for the Walmart. It was the biggest acquisition for the Walmart. तो अब यहाँ पे वो लोग आए नहीं यहाँ पे कि इंडिया में कोई खास प्रॉफिट कमाना, अभी तो नहीं कमाने आए हैं। और अगर आप जाकर नेट पे डाटा देंगे तो पिछले साल ही शायद जो फ्लिपकार्ट का लॉस था वो 2881 करोड़ था, 2881 करोड़ का था। और अमेजन का भी 4748 करोड़ था, 4748 करोड़ रुपीज का लॉस था पिछले साल। तो इनका मेन मोटिव कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाना वाना नहीं है। दे आर इन लॉस ऑफ द 1 बिलियन पर ईयर, और 1 बिलियन इज नथिंग फॉर अमेजन एंड वॉलमार्ट डेफिनेटली। इट्स मोर देन वन, अमेजन मोर देन $1 ट्रिलियन कंपनी, उनके बाकी प्रॉफिट दूसरे बिजनेस से आ ही जाते हैं। AWS इज लाइक cash cow machine for the Amazon, so it's milking money like for the Amazon. और मैंने पहले बोला कि as they are deep pocket players, so this is a war become number 1 in India. अब यहाँ पे लड़ाई है नंबर 1 की होने की। It's India become a battleground for US corporate behemoth Amazon, Flipkart. They're not an, they're no, their motto is not profit. सिंपल सी बात है कि वो यहाँ पे इंडिया में मैंने बोला नंबर 1 की है लड़ाई है, तो यहाँ पे एक नंबर गेम है जो अमेजन अपने वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स को दिखाता है, जस्ट टू इंटाइज वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर कि भैया हमारी सेल पर सेकेंड हुई, पर सेकेंड हमने 700 ऑर्डर प्रोसेस किए। लाइक डाटा आपको मैं दिखा दूंगा, इस साइट पे जाकर दिखा देंगे कि अमेजन सेल्स पर सेकेंड मिनट एन आवर, ईच सेकेंड अमेजन रिकॉर्ड $4,722, each minute sales amount 2,83,000, and in an hour average sales is $17 million. This is the stats for the Amazon and more or less को Flipkart या ऐसे ही ई-कॉमर्स प्लेयर का भी है। तो इन इंडिया मैं बार बार ये कह रहा हूँ, यहाँ नंबर 1 होने की लड़ाई है, यहाँ प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है इनके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये कैसे इंडियन रिटेल को मारना चाहते हैं या मार रहे हैं। डेफिनेटली सैबोटेजिंग इंडियन रिटेल इंटेंशनली, दो चीजें, इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब कि जबरदस्ती कैसे मार रहे हैं, और ये बार बार स्मॉल ट्रेडर्स और बिजनेस और स्मॉल शॉपकीपर्स कहते रहते हैं कि भाई कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से हम नहीं लड़ सकते, वो इंटेंशनली हम मार्केट खराब कर रहे हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग एंड डीप डिस्काउंटिंग, वो प्राइस को अपने 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 उसमें ऐसा ऐसा रखते हैं कि वो आपको प्राइस कहीं और मिले ही ना, और अपने ही सेलर्स जो उनके सिस्टम पे हैं, मतलब वो अपने सेलर्स जो प्रेफरेंशियल सेलर्स है उनको रखते हैं जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे दे सकता है। ठीक है, ये रिपोर्ट में भी है। और डीप डिस्काउंटिंग देते हैं हर चीज में। सेल्स लाइक बिग बिलियन डेज ग्रेट इंटरनेशनल, सबको पता है कि हर फेस्टिवल पे शायद फ्लिपकार्ट अमेजन की कोई ना कोई सेल चलती ही रहती है। बिग बिलियन डेज, आई थिंक इट वाज अ फ्लिपकार्ट की सेल है, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल फ्लिपकार्ट अमेजन की है। उसमें तो प्राइस मतलब चीजें कौड़ियों को भाव मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। इनफैक्ट आई नो समवन इन सैमसंग, वो कह रहा था कि मतलब उसकी इन्वेंट्री का कोई बंदा है, कहता है कि जब ये सेल चलती है तो जो सैमसंग, अगर सैमसंग का कोई बंदा या सैमसंग वाले अगर आपको इन्वेंट्री से भी उठा के सामान देना, जो उनकी फैक्ट्री से बन के बाहर निकली है, इन्वेंट्री से उठा के देना, उससे ज़्यादा सस्ता आप अमेजन से ले लीजिए। ये हालत है। तो ये
डीप डिस्काउंट दे देंगे अपने जेम के पैसे लगा के। डेफिनेटली वो डीप पॉकेट प्लेयर है, इट्स वॉर फॉर नंबर वन। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑफर्स। इतने ज़्यादा ऑफर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में मिलेंगे कि कोई इस पर विश्वास भी नहीं, मतलब किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट इन कंपनी से कई बैंक से टाई अप कर रखा है कि क्रेडिट कार्ड हमारे यूज़र को, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट का एक्सेस कार्ड आता है, अमेजन सिटी बैंक का आता है, कि हर शॉपिंग पे 5% ऑफ। आप अमेजन से कोई भी सामान खरीदिए 100 रुपये के ऊपर, उसमें 5% आपको कैशबैक या ऑफ मिल जाएंगे। मतलब आपकी वैसे वो प्रेडेटरी प्राइसिंग है, डीप डिस्काउंटेड है। मान लीजिए कोई सामान 2000 का, वैसे ही वो 1200 या 1100 में बिक रहा है, उसमें 5% और ऑफ ले लीजिए, उसमें भी 2-4 ऑफ लगा लीजिए, तो 2000 का सामान 800 या 900 रुपये में मिल रहा है वहाँ पे। सो डीप क्रेडिट कार्ड ऑफर से और भी डिस हो जाती है। AI बॉट्स टू फाइंड चीपेस्ट प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर। अब AI बॉट्स उन्होंने लगा रखे हैं अमेजन, स्पेशली उनके जो AI और ML के इंजीनियर्स हैं। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंजीनियर, मशीन लर्निंग, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, दे हैव बेस्ट, मतलब दे आर बेस्ट इंजीनियर्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है अमेजन पास स्पेशली, क्योंकि और उनसे मुकाबला नहीं किया सकता, कोई नहीं मुकाबला कर सकता। बिकॉज आई एम आल्सो एन डेवलपर and I know the Node.js. I'm Node.js developer, I'm iOS developer, bit of Node of React, and JavaScript, HTML, and designing mobile technologies, and definitely I know the AI and ML technologies. और मैं इसलिए बता ले रहा हूँ क्योंकि मैं सब जानता हूँ, ये तो अलग बात है, बट ये इसलिए स्ट्रांग है इन सब में क्योंकि ये दे आर क्रिएटर, ये टेक्नोलॉजी का। जैसे अमेजन इज नॉट ओनली ई कॉमर्स कंपनी, इट्स अ टेक कंपनी, वो एक टेक कंपनी भी है। ये जो AI और इन सब के टूल्स हैं, ये जो जिसपे लोग हम जैसे डेवलपर काम करते हैं, वो बेसिकली इन्हीं कंपनीज ने क्रिएट किए। अमेजन ने, गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने क्रिएट किए हैं। तब डेफिनेटली जब उन्होंने क्रिएट किया तो उनसे मुकाबला करना तो आसान ही नहीं किसी भी बाकी कंपनी के लिए, और किसी आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है आसान है। आप देखिए, जब भी आप कोई सामान अमेजन में देखने जाते हैं तो वो सामान हर जगह एडवर्टाइजमेंट में गूगल में आता है, आप जाके देखिए, वो तब तक आता है जब आपको लोएस्ट प्राइस दिखाते रहते हैं कि इट हैज़ बिन ड्रॉप। मतलब इनका AI इतना भयंकर है कि भाई तुमने देखा कोई सामान, वो मान लीजिए आपने जब देखा था, आपको खरीदना था, वो 400 में जाओ, उसके बाद आपका मन नहीं किया, नहीं खरीदा, उसके बाद वो दिखाते रहेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्स में कि नहीं वो 300 हो गया, 200 हो गया, जब खरीद लो अब खरीद लो। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है उनसे मुकाबला कर पाना मतलब इतना आसान, मतलब किसी कंपनी इंडिया में भी, मतलब किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। अब अनइंटेंशनली कैसे, कि वो कैसे इंडियन रिटेल को सैबोटेज कर रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं अनइंटेंशनली। देखिए, ये सब सिस्टम जो है, ये जो एप्स हैं या ये सब जो वेबसाइट्स हैं या वेब पोर्टल्स हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट या ऐसे किसी भी उसके, ये सब ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस मिले जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए। मतलब आप अगर आए हैं तो लेके ही जाए, ऐसे होते। आप जैसे कुछ सर्च कीजिए फ्लिपकार्ट पे जाकर या अमेजन पे जाकर, आप सर्च कीजिए टी शर्ट फॉर मैन, तो उसमें ऑप्शंस आएंगे, लो टू हाई चेक कर लो, रेलिवेंस चेक कर लो, शॉर्ट चेक कर लो। ठीक है, डेफिनेटली वो जो फीचर है मैं उसको नहीं बनाऊंगा, बट ये सब फीचर और कंपटीशन, मतलब और ज़्यादा मतलब प्राइस को लो करने की लिए बनाएंगे। तो अनइंटेंशनली उन्होंने क्या किया है, ब्रांड्स के बीच में, सेलर्स तो वो, मतलब सेलर तो वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, इवन जो ब्रांड्स भी हैं वो आपस में लड़ जाए, मतलब और भी लोएस्ट प्राइस वाला देकर, कौन सा ब्रांड सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहा है खरीदने का, लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि ब्रांड्स में भी आकर आपस में लड़ाई हो जाए। क्योंकि अब एक, जैसे अमेजन कहता है ना, देश की एक दुकान, तो सचमुच एक दुकान हो गई। अच्छा, अब ये है कि लोग उस पर भी आके कह सकते हैं कि भाई तो बहुत बढ़िया है कि आप सबसे सस्ता सामान दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सिस्टम ऐसा है। देखिए, यहीं पे एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ होती है याद रखने का, फाइनेंस में होती है, या आप बोलेंगे इकोनॉमी में, कहा जाता है नो वन विन प्राइस वॉर और एंड नो वन विन ट्रेड वॉर। ये अभी से नहीं, हज़ारों साल से कहा से ये स्लाइड लिखी गई है, और हज़ारों साल से सिर्फ ये ट्रू भी है। आप प्राइस वॉर या ट्रेड वॉर कोई नहीं जीतता। प्रॉब्लम ये है कि अगर हर आदमी सस्ता ढूंढेगा तो सेलर के लिए क्या बचेगा।
सेलर तो चोर है नहीं। तब ये जो कंपनीज हैं ये बताती है कि नहीं, सेलर जो आपकी दुकानें हैं, बगल की दुकानें या आपके शहर में जो छोटी दुकानें हैं जो उन्होंने खोली, तो वो चोर हैं। वो उनसे सामान मत कीजिए, हमसे देखो हम कितना सस्ता दे सकते हैं। और वो जिस तरह बेच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। मैंने क्योंकि वो जिस मतलब वो डेफिनेटली उन्होंने मगर जो एक प्राइस है जिसपे उस सामान उससे निकल के आ रहा है, इन्वेंट्री उसके कभी कभी उससे नीचे बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि वो खून और पसीने की लड़ाई, जिसमें खून ही जीतेगा, पसीना तो कभी जीत ही नहीं सकता भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कैसे ये लोग इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए, शॉप्स और ब्रिक एंड मोटार आर द वर्ज ऑफ क्लोजर, देयर सिचुएशन आर गोइंग टू बी मोर और लेस लाइक अ फार्मर्स। जो शॉप्स हैं या ब्रिक एंड मोटार्स है वो क्लोजर के वर्ज पे हैं, और उनकी जो सिचुएशन है मोर लाइक फार्मर्स की तरह होने वाली है। हार्डली एनी प्रॉफिट फ्रॉम शॉप्स, सो फ्यूअर कंस्ट्रक्शन वर्क, स्टैम्प ड्यूटी। अब डेफिनेटली ज़्यादा जब शॉप्स मन नहीं रही हैं, ज़्यादा जब प्रॉफिट नहीं है, तो डेफिनेटली कोई बना के भी क्या करे, तो कोई बना भी नहीं रहा है। तो उससे जो उनसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, का जो उसमें काम करते थे उनकी भी वो रुक गई है। मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क भी, कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है, इंडियन जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वो भी एक तरह से समझिए क्राइसिस में चली। सबको पता है कि रियल एस्टेट की हालत क्या है, कोई छुपी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी लॉस स्ट्रक्चर का जो लोकल गवर्नमेंट है या बोलते हैं अथॉरिटीज़ हैं, उनको लॉस हो रहा है किसका, स्टैम्प ड्यूटी से। स्टैम्प ड्यूटी एक उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता था। दुकानें बनती थी या घर बनते तो स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, सबको पता है। तो वो अब उनको उनसे रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू कहाँ से ले, तो वो रेवेन्यू कहाँ से ले रहे हैं, वो डेफिनेटली आप देखिए टोल प्लाजा और ये सब में पैसा बढ़ा बढ़ा के ले रहे हैं। आप देखिए टोल प्लाजा होता है कि सबकी रोज़ की क्रॉस बढ़ ही रही है, उस पर क्या हो रहा है, वो प्राइस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको लॉस है। एसोसिएटेड सर्विसेज आल्सो बीन हिट। मैंने फिर से बोला कि एसोसिएटेड सर्विसेज आल्सो बीन हिट। क्यों? क्योंकि अब जब कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है तो वो रियल एस्टेट वाले भी काम नहीं मिल रहा है। उसी तरह लॉयर है जो उनको वकालत की या उस लॉयर अपनी लॉयर वकालत की जो सर्विसेज देते थे वो भी नहीं है। उसी तरह मैंने बताया मिनी इकोनॉमी से कोई चाय वाला वहाँ पे करता था, उसकी भी धंधा बिजनेस सब बंद है। क्योंकि जब पैसा ही नहीं किसी के पास, तो डेफिनेटली वो छोटी इकोनॉमी भी अप टू डाउन इफेक्ट आएगा ही आएगा। और जॉब्स आर गेटिंग, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जॉब्स आर गेटिंग डिसअपेयर्ड। देखिए, ये खाली एक हर जगह ये समस्या है, हर स्टेट गवर्नमेंट की, हर चीफ मिनिस्टर या हर सेंट्रल गवर्नमेंट या हर मिनिस्टर या हर एमपी एमएलए इसी से परेशान है कि जॉब उनसे सब मांगने आते हैं। 70 लोग बताते हैं जो एमपी एमएलए से कई बार स्टेटमेंट है कि 60% 70% लोग हमसे जॉब मांगने आते हैं। तो जॉब की क्राइसिस बहुत भयंकर है। मैंने बताया कि 1,30,00,000 लोगों ने सिर्फ 30,000 के लिए, जिसकी ग्रेजुएशन, जिसकी रिक्वायरमेंट्स 8 से 10 8 to 10 थी रिक्वायरमेंट क्लास तक की, खाली एजुकेशन कॉलेज, उसके लिए भी 30,000 वैकेंसी के लिए 1,30,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे। दिस इज सिचुएशन, दिस जॉब क्राइसिस इन इंडिया। तो इनकी वजह से जॉब क्राइसिस है, बहुत भयंकर है इनकी वजह से। अब देखिए, और ये भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जॉब क्रिएटेड, उन्होंने जॉब क्रिएट भी की है, कि जैसे उन्होंने डेफिनेटली अमेजन के बैंगलोर ऑफिस या उनके 2-4 ऑफिस जो भी हैं, या फ्लिपकार्ट का बैंगलोर ऑफिस, या कि जिनके जहाँ भी ऑफिस हैं वहाँ पे जॉब करें। अब ठीक है, उन्होंने कुछ मैनेजर्स तो जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, ऊपर उनकी चलो सैलरी होगी 5-6 लाख महीना हो सकता है उनको वहाँ पे, सबको तो खैर नहीं होगी, और नीचे वालों की सैलरी जो नॉर्मल जो होगी। या और उन्होंने क्या क्रिएट किया है, 5 दुकानों पे एक उन्होंने डिलीवरी बॉय समझ लीजिए, 5 दुकानों को बर्बाद करके 1 या 2 डिलीवरी बॉयज़ पैदा किए। ठीक है, डिलीवरी जॉब भी मैं नहीं बोलता बॉयज़ की जॉब्स कोई बुरी होती नहीं, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी जॉब इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इनफैक्ट। सो बट उन्होंने जो डिस्ट्रॉय किया, वो जो बर्बाद कर रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सबसे बड़ी बात है कि सोल्यूशन क्या है, क्योंकि
डेफिनेटली बैन वैन करना तो सोल्यूशन नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वो बैन करने की ज़रूरत भी नहीं, और बैन करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे ले आएंगे, तो बैन करने की ज़रूरत नहीं। हम इसका सोल्यूशन ये है कि 30% टैक्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑन मल्टी ब्रांड ई कॉमर्स, हर ट्रांजेक्शन पे 30% टैक्स लगा दिया जाए, हर ट्रांजेक्शन पे। सिर्फ यही एक सोल्यूशन है, ताकि लेवल प्लेइंग हो, वो सब्सिडाइज ना कर पाए प्राइस को चाहते हुए भी। तो सोल्यूशन यही, 30% टैक्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन मल्टी ब्रांड ई कॉमर्स। अच्छा, कुछ जैसे कुछ चीज़ों में, जैसे ई कॉमर्स में ये फ़ायदा जो मैं खुद मानता हूँ कि इन्होंने छोटे छोटे प्लेयर, जैसे छोटी कंपनी, छोटे छोटे जो एक शॉप वो है, जैसे बोले लघु उद्योग को, उनको कुछ कुछ जगह, ज़्यादा जगह नहीं, फ़ायदा पहुँचाया है कि वो जाकर अपना एक ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो अगर वो सचमुच ऐसा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उनको एग्जाम्प्ट कर सकती है इस टैक्सेशन से। एग्जाम्स ऑन टाइम्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे हमारा if items belongs to small scale industry like current income tax system है कि भाई तुम्हें हर चीज़ पे टैक्स देना है, ये चीज़ें एक्सक्लूडेड है। एक लिस्ट गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले रिलीज करते थे कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, ये ट्रांजेक्शन या ऐसा कुछ होता है, तो आप जैसे उसमें आपको इनकम टैक्स या कोई टैक्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट बाकी सब पे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक लिस्ट हो जो एक्सक्लूडेड हो, बाकी सब पे टैक्स है, बाकी सब ट्रांजेक्शन पे टैक्स हो, बाकी बाकी सब में बाकी सब कुछ को छोड़ के बाकी सब पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये एक सोल्यूशन है, यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक, अगर टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि वो एक फाइनेंस बिल होता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक टेक का बंदा हूँ। आई हैव मोर देन 10 years of experience in technology. Technology is a good thing. I am not against it. I really like innovation, और companies like Apple, I have huge respect. Like I like Tesla. They are really innovating company. तो इनोवेशन को हमें ज़रूर सपोर्ट करना है, चाहे किसी भी देश को, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी देश को। वी शुड रिस्पेक्ट इंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेशन। मैं खुद एक इंटरप्रेन्योर, आई एम रनिंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी, तो मेरा एक रिस्पेक्ट है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, जो वैल्यू एडिशन दे लाइफ को। किसी भी, अगर आप जैसे आप ईवी गाड़ियाँ हैं या ईवी में इनोवेशन हो, डेफिनेटली इट इज़ वैल्यू एडिशन टू द एक कंट्री और एक ह्यूमन की इस रेस को एक इनोवेशन, एक वैल्यू एडिशन है। तो डेफिनेटली आई डू हैव रिस्पेक्ट, बट याद रखें, टेक्नोलॉजी इज अ गुड समंडर बट अ बैड मास्टर। मार्केट को कैपिटलाइज करके या इकोनॉमी को हैम्पर करके, बर्बाद करके कोई इनोवेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने पीपीटी बनाई थी और पूरा रिसर्च करके बनाई थी, और मैं ये कहना था कि एंड मैं यही फिर से कहना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर। थैंक्स, होप यू विल सपोर्ट दिस कोर्स। थैंक यू।